रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमें दिया है इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेज। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज नए सब्सटेंसेज फॉर्म करते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड्स। केमिकल रिएक्शन जो भी हुआ होगा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। फिजिकल मेथड आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, जैसे कि डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सेट्रा। कोई भी फिजिकल मेथड है वो केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता है। बिल्कुल आसान है। कोई भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर नए सब्सटेंस बनाता है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे, और कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा, जिनको आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेज एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं और हमें मिल जाता है एक नया सब्सटेंस वाटर, यानी कि पानी। यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो सब्सटेंसेज हैं और ये दो सब्सटेंसेज मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाती हैं वाटर, तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगा। अगर हम चाहें वाटर से ऑक्सीजन प्राप्त करना या फिर हाइड्रोजन प्राप्त करना तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ेगा, फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी जिनसे वो मिलके बना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है, इसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारी एक गैस है, और जो नया सब्सटेंस बना है इन दोनों गैसेज के रिएक्शन से वो हमारा एक लिक्विड है। तो दो गैसेज मिलकर एक लिक्विड यहाँ पर बना रही हैं, तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी नई सब्सटेंस की जो भी केमिकल रिएक्शन में बनेगा। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद आगे हमें दिया है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ चीजें शामिल होंगी, इन्वॉल्व होंगी। इसमें सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे सामने यहीं पर है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन यहाँ पर जो नया सब्सटेंस है वो एक लिक्विड है। तो गैस से स्टेट चेंज हो गई है लिक्विड में। स्टेट में चेंज हो सकता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा। इसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन ब्लैक कलर का होता है, एयर और मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन करता है और रस्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में दिया है चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो जो भी ये रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में, अगर आप बीकर को टच करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं। इसे नेक्स्ट पॉइंट में है एवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन होने के दौरान गैस भी निकल सकती है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाले जाएंगे तो इस रिएक्शन के दौरान इसमें से एक गैस निकलेगी जो होगी हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन होने पर चार चीजें हो सकती हैं। स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के दौरान उसमें से गैस भी निकल सकती है। इन चारों पॉइंट्स से हम ये पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस पेज पर हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ समझा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लिए हैं। अब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरह केमिकल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में दिया है डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन
प्रक्रिया। रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। जो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे सेल्स तक पहुंचती है। सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है, जिसे हम बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना, इसके बारे में मैं पीछे वाले पेज पर भी बता चुका हूं। आयरन एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो वो रस्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में वो चेंज हो जाता है। और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में ना आए। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हमारे पास एक पतीला दूध है, उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें 1 चम्मच हमने दही डाल दी। सुबह चमत्कार हो जाता है, जो दूध था वो पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये चमत्कार नहीं, ये केमिस्ट्री है। दही बनने का जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से लास्ट में है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का किण्वन, ग्रेप्स को कुछ दिन रखे रहने देंगे तो उनका फर्मेंटेशन होने लगता है, गलने लगते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है गाइज, कमेंट करके बताओ मुझे। इसके बाद यहाँ पर दिया है अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर है बर्निंग ऑफ पेपर, किसी भी चीज को बर्न करना, पेपर को बर्न करना, प्लास्टिक को बर्न करना, वुड को बर्न करना, ये सभी के सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इससे नेक्स्ट में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप बायोलॉजी वाले पार्ट में डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग केक। वही हैप्पी बर्थडे वाला जो केक होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन से ही तैयार किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है एसिड एंड बेस रिएक्शन। एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होता है। चैप्टर नंबर 2 में एसिड और बेस के बारे में आप डिटेल में समझोगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में दिया है वेस्ट डीकम्पोजिशन। जो भी हमारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां टूटकर जमीन पे जब गिर जाती हैं तो उनको इकट्ठा करके एक जगह पर डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो पत्तियां डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है उसका डीकम्पोजिशन, गलना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स ले लिए हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी ले लिए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। केमिकल रिएक्शन में ही आगे है केमिकल रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट। केमिकल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट होते हैं, पहले को कहेंगे रिएक्टेंट्स और दूसरे को कहेंगे प्रोडक्ट। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर दोनों के लिए इकट्ठा एग्जांपल ले लेंगे। रिएक्टेंट्स में दिया है द सब्सटेंसेज हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेज पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अगर बात करें प्रोडक्ट्स की तो इसमें दिया है द सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हमारे पास है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर यानी कि पानी बनाता है। ये आपको पीछे वाले पेजेस पर भी बताया है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि इस रिएक्शन में कौन से सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहेंगे और कौन से प्रोडक्ट होंगे। सो बिल्कुल आसान है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहेंगे और एक सब्सटेंस बनता है, जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा। अगर इस रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी एरो लगा होगा उसकी टेल की साइड में, यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे सब्सटेंसेस होंगे उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और एरो के हेड की तरफ, एरो के राइट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंसेस होंगे उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, और वाटर इस केमिकल रिएक्शन में बनता है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला एग्जांपल है हमारे सामने
मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जब बर्न किया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाएगा तो बर्न किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? ऑक्सीजन की वजह से। यानी एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी जब उसको बर्न करेंगे और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्सीजन ही वो गैस है जिससे बर्निंग पॉसिबल हो पाती है। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन की जगह पर हमने यहाँ मैग्नीशियम लिख दिया है और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना पॉसिबल है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो यहां पर लगाया गया है। एरो की टेल यानी कि पूंछ की तरफ जो भी सब्सटेंसेस हैं ये हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड एरो के हेड की तरफ ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे और ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होते हैं, नए बनते हैं, उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा। यहां पर हमने एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं अब तक। अब नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पर। सो केमिकल इक्वेशंस के बारे में सबसे पहला पॉइंट दिया है अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, ये हमें सेकंड पॉइंट में बताया गया है। सो सेकंड पॉइंट में है इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। केमिकल इक्वेशन में जो भी सब्सटेंसेस होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, उन सभी के सिंबल्स का यूज हमें करना है और सिंबल्स के साथ में उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होगी हमें केमिकल इक्वेशन में। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, वही पीछे वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, हमें सिंबल्स का यूज करना है। सो सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है गाइज H। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का भी सिंबल यहाँ पर लिख लेते हैं जो होता है O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा इसके दो एटम इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2। H2 का मतलब है हाइड्रोजन के दो एटम्स। बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन भी कभी भी अकेला नहीं रहता है, इसके भी दो एटम इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एरो। जो भी सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं उनको लिख देंगे, बीच में सभी के प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद एरो लगाया जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारा प्रोडक्ट जो है वाटर और इसका फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है H2O। हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और वाटर का फॉर्मूला या फिर सिंबल हो जाएगा हमारा H2O। ये हमारी हो गई है केमिकल इक्वेशन। लेकिन अभी भी हमने फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है। फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है और एक्वस होता है। सॉलिड के लिए स्मॉल s का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए स्मॉल l का, गैस के लिए स्मॉल g का और एक्वस के लिए AQ का यूज किया जाएगा। एक्वस क्या होता है आपको बताया जाएगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि एक्वस के लिए AQ का यूज करना है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए क्या करना है, स्मॉल g का यूज करना है। जो भी हमारा ये सब्सटेंस है इसके आगे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा के यहाँ पर इसे मेंशन कर देंगे, स्मॉल g इसमें लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारी एक गैस है तो इसके सामने भी यहाँ पर g लिख दिया जाएगा, ये पता चलेगा इससे कि ये गैस है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर H2O पानी होता है, वाटर होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख दिया जाएगा लिक्विड। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे और अच्छी तरह से आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है गाइज Mg, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। रिएक्शन किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो O2 आ जाएगा। जो भी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंसेस थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो अब आएगा एरो। एरो के बाद लिखा जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते क्या हैं,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आ जाएगा MgO। अब जो भी इन सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट है वो भी हमें मेंशन करनी है। मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो स्मॉल s लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस होता है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा जो कि एक पाउडर की तरह होता है, तो यहाँ पर ये सॉलिड होगा। पाउडर हमेशा सॉलिड ही होता है। केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। जो भी सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड होंगे उनके सिंबल्स या फिर फॉर्मूलों का यूज करना है। अब यहाँ पर एक्वस के बारे में भी समझ लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर पानी है और इसमें सोल्ट भी हमने मिक्स कर दिया है, तो ये होगा सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल वर्ड्स में अगर वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा उसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपका अभी भी डाउट है तो एक्वस सॉल्यूशन का एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन वाले प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड होगी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आ जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन से वापस अपनी केमिकल इक्वेशंस पर। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम हैं। अब राइट हैंड साइड में भी चेक करो, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कुछ भी नहीं लिखा गया। इट मीन्स यहाँ पर एक ही एटम है ऑक्सीजन का। अब रिएक्शन होने के बाद एक ऑक्सीजन का एटम कहाँ गायब हो गया? बिल्कुल इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में भी देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, इस साइड में भी 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, तो यहां से भी ऑक्सीजन का 1 एटम कम हो गया है। और ये कम नहीं हुआ है गाइज, जो भी हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये सारी चीजें समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम ये। सो एग्जाम्पल में हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जो पीछे वाले पेज पर भी थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। अगर इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, ये तो ईजी सी इक्वेशन है तो ईजिली किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इस साइड में भी जाएंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इस साइड में जाएंगे राइट हैंड साइड में एक ही एटम है, तो हमें ऑक्सीजन को यहां पर बैलेंस करना होगा। जितने ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। सो इसमें क्या किया जा सकता है, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें जो एटम्स लिखे गए हैं यहां पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन के इस टर्म के आगे कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नंबर। अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन कम यहां पर है तो इस वाली टर्म के आगे कोई नंबर ऐड किया जा सकता है। 2 यहां पर कम है तो इस टर्म के आगे हम 2 ऐड कर देते हैं। 2 ऐड करने पर क्या होगा, 2 2 जा 4 तो हाइड्रोजन हो गई हमारी, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगी यहाँ पर 2। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पर हैं और इस टर्म के आगे हमने 2 ऐड कर दिया है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस नहीं कर दिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 एटम हैं। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। सो हाइड्रोजन को देखेंगे, अब यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाते हैं तो इस साइड में भी हमें 4 करने होंगे। अब इस साइड में 4 कैसे किया जा सकता है, अगर हम इस H2 के आगे की तरफ यहाँ पर 2 ऐड कर दें तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी नंबर्स हम ऐड करेंगे उसके बाद चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस हो गई है। चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और 2 2 जा 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हमने 2 लगाया है इस टर्म के पहले। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम हो जाते हैं, यानी कि ये हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। जो भी इक्वेशन हमने बैलेंस की है इसको दोबारा से लिखेंगे 2H2 इसकी फिजिकल स्टेट के साथ। ये गैस होता है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा O2, ये भी गैस होती है, इसके बाद एरो लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2H2O और ये होता है हमारा लिक्विड।
इक्वेशन को बैलेंस कर दिया और उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया तो ये कंप्लीट हो जाती है इक्वेशन। सिंपल सी इक्वेशन थी, बैलेंस करना बिल्कुल ईजी था। लेकिन अगर कोई बड़ी इक्वेशन दी गई हो तो उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, बुक में हमें किस तरह से कहा गया है बैलेंस करने के लिए, ये समझ लेते हैं। ईजी वाला मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन बुक वाला मेथड भी आपको बताना जरूरी है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके लिए हमने ये इक्वेशन ले ली है। इस इक्वेशन में Fe ये सिंबल होता है गाइस आयरन का। सो आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में बाहर निकल जाती है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए टेबल बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से। यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा एलिमेंट्स, उससे नेक्स्ट वाले में लिखा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो यहां पर मेंशन किया जाएगा। अब इस टेबल को फिल करेंगे इस इक्वेशन को देख के। एलिमेंट्स सबसे पहले यहां पर हमें फिल करने हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहां पर Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा Fe, हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं Fe के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, ये हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं इनके सामने। सो Fe का कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी कि एक एटम है। सो Fe का लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक एटम होगा। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का एक है। इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एटम्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। Fe के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Fe का 3, हाइड्रोजन के आ जाएंगे 2 और ऑक्सीजन के आ जाएंगे 4। सिंपल वर्ड्स में केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस होती है जब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। यहाँ पर Fe का 1 है और यहाँ पर 3 है, इसको हमें 3 बनाना होगा तब Fe के एटम्स बैलेंस होंगे। सो इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 3 हो जाता है 3। अब जो भी यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई किया है इसको Fe के सामने लिखना होगा। ये हमारा Fe है, इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे 3। अगर आप चेक करोगे इस इक्वेशन में Fe के यहाँ पर 3 एटम हैं और Fe के यहाँ पर 3 एटम हैं। Fe हमारा बैलेंस हो गया है। इसके बाद इससे अगला एलिमेंट देखो हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर भी हमारे 2 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 4 एटम है। यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 4 एटम है। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को 4 बनाना होगा तभी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं हम, इस टर्म के आगे यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। सो 4 यहाँ पर लिखेंगे। इस 4 का मतलब होगा कि जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स 4 टाइम्स हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स भी 4 टाइम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के एटम्स भी 4 टाइम्स हो जाएंगे। चेक कर सकते हो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है। 4 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाते हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम ही हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। 4 2 8 एटम्स यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही एटम हैं। जो 4 यहाँ पर हमने ये लगाया है इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा 2 है इसमें 4 मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है। 8 एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी 8 एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें क्या करें, 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 हमने राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर है हाइड्रोजन, इसके आगे अगर हम 4 लगा देंगे तो 4 2 8 एटम्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के। अब टेबल से ही आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई। लेफ्ट हैंड साइड में Fe के कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई में 3 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 4 8 हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 4 8 हैं। ऑक्सीजन के 1 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं, यानी कि ये हमारी इक्वेशन बैलेंस
हो गई है। अब जो भी हमने इक्वेशन बैलेंस की है इसको दोबारा से लिख देंगे इसकी फिजिकल स्टेट के साथ। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3Fe, ये होता है गाइज सॉलिड, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। 4H2O, ये होता है हमारा लिक्विड, इसके बाद एरो लगाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा Fe3O4, ये भी हमारा सॉलिड होता है। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4H2, ये हमारा होता है गैस, हाइड्रोजन गैस होती है ये। यहाँ पर हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया, जिससे ये वाली इक्वेशन हो जाती है एक कंप्लीट इक्वेशन। हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस को दो अलग अलग मेथड से बैलेंस किया है। एक तो हमने सिंपल मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस किया और टेबल वाले मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस किया। सो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, कौन सा अच्छी तरह से समझ में आया, ये कमेंट करके जरूर बताना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड जो सिंपल मेथड है इस पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है, जिसमें इजी से लेकर टफ इक्वेशंस तक को बैलेंस कराया गया है, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इक्वेशन बैलेंस करने से रिलेटेड आपका अगर कोई डाउट है तो सिंपल मेथड से इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस तो कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है अभी तक कि इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। ये जान लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। इसके पीछे एक रीजन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सो इसकी स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। केमिकल रिएक्शन में जो भी एटम्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो सेम होंगे, क्योंकि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए रिएक्टेंट साइड में जो भी हमारे एलिमेंट हैं इनके एटम्स होंगे और प्रोडक्ट साइड में इनके एटम्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इस सिंपल सी स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, ये बताता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना, दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चैप्टर में अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को डिटेल में समझ लिया है एग्जांपल्स के साथ, लेकिन चैप्टर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। इस टेलीग्राम में आपको जो भी चैप्टर्स होते हैं उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाले कॉन्सेप्ट के साथ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप होते हैं एक एक करके सभी को समझेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो इसमें दिया है, इट इज द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा तो रिएक्टेंट्स होंगे, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी सिंपल सी कंडीशन है, रिएक्टेंट्स में तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही होना चाहिए। इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो किस तरह की हमें दिखाई देगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास कोई ए एलिमेंट या फिर कंपाउंड है, सब्सटेंस है, ये रिएक्शन करता है बी के साथ। रिएक्टेंट में हमारे पास दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जो भी रिएक्टेंट में हमारे सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह का जो भी रिएक्शन आपको दिखाई देगा उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पर। एग्जांपल में सबसे पहले है बर्निंग ऑफ
कोयले को अगर बर्न किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन कैसा होगा इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। कोयला यानी कि कार्बन, सी आ जाएगा इसका सिंबल। उसके बाद कोयले को अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ऑक्सीजन। सो कार्बन को अगर बर्न किया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोयले को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल जाती है। ये सिंपल सा रिएक्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो हमारे रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। सो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो भी ये केमिकल इक्वेशन है क्या ये बैलेंस है, ये भी चेक करना हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। सो यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है। तो इक्वेशन पूरी तरह से ये बैलेंस है। लेकिन इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो भी फिजिकल स्टेट है वो नहीं लिखी गई है, मेंशन नहीं की गई है। हम कर देते हैं कार्बन जो कि सॉलिड होता है, ऑक्सीजन आपको पता ही है गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको पता है पानी कैसे बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर यानी कि H2O बनाते हैं। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है। सो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो तो उसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर 2 लगा देना है। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है पीछे वाले पेज पर ही आपको बताया गया था। सो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसकी फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर लिख देंगे। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है और वाटर हमारा लिक्विड होता है। इक्वेशन हो गई है कंप्लीट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हमने ले लिए हैं। अब केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप क्या होगा ये नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस का सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। यानी सिंपल वर्ड्स में रिएक्टेंट एक होना चाहिए और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह की हमें दिखाई देगी। रिएक्टेंट हमारे पास एक होगा, सपोज कीजिए ए हमारा कोई रिएक्टेंट है और केमिकल रिएक्शन होगा तो जो भी हमारा एक रिएक्टेंट है ये दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक रिएक्टेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। इस तरह की इक्वेशन दिखाई देगी डीकंपोजिशन रिएक्शन की। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और थर्ड होगा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन को। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। थर्मल डीकंपोजिशन में जो भी डीकंपोजिशन है वो हीटिंग से किया जाता है। यानी किसी एक सब्सटेंस को हीट करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहां पर है CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी। CaO ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। इसके बाद CO2 ये आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा दो प्रोडक्ट्स में। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो रिएक्टेंट में हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें हैं। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन में हमने हीटिंग से डीकंपोज किया है तो इसको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। बिल्कुल आसान है। रिएक्टेंट एक होना चाहिए और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं तो उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और डीकंपोज अगर हम हीट से करेंगे तो उसे थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाएगा। इसको हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या होता है ये समझ लेते हैं
एग्जाम्पल के साथ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके डीकम्पोजिशन किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है H2O यानी कि वाटर। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सिंपली यहाँ पर देख सकते हो एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में दो चीजें हैं हमारे पास, तो इस तरह के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। और ये डीकम्पोजिशन हमने कैसे किया है? इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो हमें ये मेंशन करना होगा केमिकल इक्वेशन में इस एरो के ऊपर। सो इस एरो के ऊपर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी। H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब ये होता किस तरह से है, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव साइड से हमने एक ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है जिसे एनोड कहा जाएगा, और बैटरी के नेगेटिव से हमने एक ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है जिसे कैथोड कहा जाएगा। इन ग्रेफाइट रोड्स को एक बीकर के अंदर रखा गया है जिसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और दो टेस्ट ट्यूब पलट के इन ग्रेफाइट रोड्स के ऊपर रखी गई है। उसके बाद जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो एनोड और कैथोड दोनों पर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जो भी वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। एनोड यानी कि पॉजिटिव साइड ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे और कैथोड यानी कि नेगेटिव साइड हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे। और जो भी ये हमने टेस्ट ट्यूब को पलट कर इन ग्रेफाइट रोड्स के ऊपर रखा है वो गैस इन टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, कलेक्ट यहां पर हो जाएगी। ध्यान रखना, एनोड यानी कि पॉजिटिव पर ऑक्सीजन होगी, कैथोड यानी कि नेगेटिव पर हाइड्रोजन होगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान आपको रखनी है कि जो भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी हमें, उससे डबल हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा फॉर्मूले में ही, जो वाटर का फॉर्मूला है इसी में हमको दिखाई देता है। हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम है लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, यानी कि ऑक्सीजन से डबल यहाँ पर हाइड्रोजन है इस वाटर के अंदर। तो ऑक्सीजन जितनी भी हमें मिलेगी उससे डबल हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी इस टेस्ट ट्यूब में। जो भी हमारी ये एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है, हम इसको खुद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो उस वीडियो का टाइटल भी रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यहां पर हमने समझ लिया है एग्जांपल के साथ। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट से होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, सो ये हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा सिल्वर और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। Ag हमारा सिल्वर होगा और Cl2 ये हमारी क्लोरीन गैस बनके निकल जाएगी इस कंपाउंड से। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो एक हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये डीकम्पोजिशन सनलाइट से हुआ है तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन इसे कह सकते हैं। जो भी ये केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है, अबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो भी ये केमिकल रिएक्शन है इसका यूज पहले किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। अभी तो सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर लगा दो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हो जाते हैं। पहले मोबाइल कैमरा जब नहीं होता था, जब इस रिएक्शन का यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। अब जो भी ये रिएक्शन है इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास ये चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर जो आपको ये व्हाइट दिखाई दे रहा है ये है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। इस सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर रखेंगे और सनलाइट में रख देंगे। सूरज की रोशनी जैसे ही इस पे पड़ेगी कुछ देर के बाद ये अपना रंग बदलने लगेगा। पहले कलर व्हाइट था, जब इसको सनलाइट में रखा गया तो कलर ग्रे चेंज हो जाता है। सिंपली सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में व्हाइट से ग्रे में चेंज हो जाता है, डीकम्पोज
हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर बचेगा और जो क्लोरीन है वो गैस बन के निकल जाएगी। सो ये था हमारा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन का एक और एग्जांपल भी है, यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। अगर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr इसको अगर सनलाइट में रखेंगे तो इस कंडीशन में भी हमें यहां पर Ag मिलेगा और जो ब्रोमीन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ये हमारी गैस बन के निकल जाएगी सनलाइट में। यहां पर भी एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट हैं, तो ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा और ये भी सनलाइट की वजह से होता है, तो इसे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन भी कह सकते हैं। ये वाला डीकंपोजिशन और ये वाला डीकंपोजिशन दोनों सनलाइट की वजह से हुए हैं, तो कंडीशन हमें मेंशन करनी होगी। इस एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट, दोनों एरो के ऊपर हमने कंडीशन भी मेंशन कर दी है। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमने तीनों डीकंपोजिशन रिएक्शंस को समझ लिया है एग्जांपल के साथ। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के टाइप के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। केमिकल रिएक्शंस का तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्यूशन में से। इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की होगी, A+ में BC रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, AC+ में B। इस रिएक्शन में A हमारा एक एलिमेंट होगा, BC हमारा एक कंपाउंड होगा। अगर हम कंपेयर करेंगे A और B को, B कम रिएक्टिव है, A ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमारा A है, ये A क्या करेगा, इस B को इस BC से अलग कर देगा। A यहां पर B को भगा देगा और C के साथ खुद जुड़ जाएगा। रिएक्शन होने के बाद A C के साथ जुड़ के AC बना लेगा और जो B हमारा कम रिएक्टिव है वो अलग हो जाएगा। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसकी केमिकल इक्वेशन हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो एग्जाम्पल में हमारे पास एक एलिमेंट है Fe, आयरन होता है ये। आयरन जब CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें यहां पर मिलेगा FeSO4+ में Cu। इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर हम कंपेयर करें Fe और Cu, आयरन और कॉपर को, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है इस कॉपर से, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसके पास ज्यादा पावर है, तो ये क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को भगा देगा और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो SO4 यहां पर होगा, लेकिन कॉपर जो यहां पर था उसकी जगह पर आ जाएगा Fe यानी कि आयरन, और जो हमारा कॉपर था वो अलग निकल जाएगा। Fe ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है, तो Fe ने यहां पर क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया इसी के सॉल्यूशन में से। इस रिएक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे जो कि ब्लू कलर का होता है, जो आपको इस टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रहा है। इस CuSO4 का रिएक्शन हमें आयरन के साथ कराना है, तो एक आयरन नेल इस CuSO4 में रख देंगे। ये थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है, तो इस आयरन नेल को कुछ देर इसी में रखा रहने देंगे। कुछ देर के बाद आप इस सॉल्यूशन को जब देखोगे तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो चेंज हो जाता है इस तरह के ग्रीन कलर में, पेल ग्रीन कलर में, और जो इस सॉल्यूशन में हमारी आयरन नेल थी वो जितनी भी सॉल्यूशन में डूबी होगी वहां तक वो ब्राउन हो जाएगी। सो क्या हुआ इस रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें हमने आयरन नेल डिप की, तो जो भी इस सॉल्यूशन में कॉपर था आयरन ने उसको हटा दिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया और खुद कॉपर की जगह ले ली और बन गया यहां पर फेरस सल्फेट। आयरन को फेरस कहा जाता है, फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं, आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं। जो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा हमारा आयरन सल्फेट। पहले ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो CuSO4 था, रिएक्शन होने के बाद जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हुआ वो हो जाएगा हमारा FeSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो कहां गया, इस आयरन नेल पर इकट्ठा हो गया। जो भी ब्राउन कलर का सब्सटेंस इस आयरन नेल पर इकट्ठा हुआ है वही कॉपर होगा। इस रिएक्शन से रिलेटेड यहां पर हमें एक पॉइंट भी दिया गया है, आयरन नेल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल क्या करती है, कॉपर को डिस्प्लेस करती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से और बनाती है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि FeSO4, जो कि ये ग्रीन कलर का है। जो भी हमारा ये केमिकल रिएक्शन है इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छी तरह से ये
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हमने समझ लिया है। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी आपको एक्सप्लेन मैंने कर दी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। केमिकल रिएक्शंस का फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स होंगे, उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा और नए कंपाउंड्स बन जाएंगे। और जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसकी केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह की हमें शो होगी। पहला कंपाउंड हमारे पास AB है, दूसरा कंपाउंड हमारे पास CD है। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो A यहां पर C को डिस्प्लेस कर देगा, C को हटा देगा और D के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा AD। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो C है ये A को डिस्प्लेस कर देगा AB में से, B के साथ ये खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा CB। यहां पर आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। CD में से A ने C को डिस्प्लेस कर दिया और AB में से C ने A को डिस्प्लेस कर दिया। प्रोडक्ट मिला AD प्लस में CB। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। एग्जाम्पल में हमारे पास है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस में BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस कंपाउंड में जो बेरियम है ये इस सोडियम को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, बनेगा बेरियम सल्फेट। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले कंपाउंड में जो Na यानी कि सोडियम है ये यहां से बेरियम क्लोराइड में से Ba यानी कि बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और कंपाउंड बनेगा NaCl। क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ जाएगा। बेरियम ने यहां पर सोडियम को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ जुड़ गया और बन गया BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। बिल्कुल इसी तरह से सोडियम ने यहां पर BaCl में से Ba यानी कि बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया यहां पर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। दो कंपाउंड्स यहां पर हमारे पास थे, Ba ने Na को डिस्प्लेस किया और Na ने Ba को डिस्प्लेस किया और दो नए कंपाउंड हमें मिल गए। तो इसी टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि आयंस का एक्सचेंज किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास बेरियम है तो यहां पर मैं लिखता हूं Ba। बेरियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव का। जब भी हम किसी एलिमेंट पे चार्ज लिखते हैं तो नंबर हमारा पहले आता है और वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव उसका सिंबल बाद में लिखा जाता है। सो ये बेरियम हो गया हमारा। अब ये जिसके साथ जुड़ता है यानी कि SO4, इस पे कितना चार्ज होता है यहां पर लिख लेता हूं। SO4 इस पे चार्ज होता है गाइज 2 नेगेटिव का। बेरियम पे चार्ज है 2 पॉजिटिव और सल्फेट पे चार्ज है 2 नेगेटिव। तो ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बन जाएगा BaSO4। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये न्यूट्रल हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हमें मिल जाएगा। सो आयंस का एक्सचेंज किस तरह से हुआ है ये भी यहां पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। बेरियम ने सोडियम सल्फेट में से सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम ने बेरियम क्लोराइड से बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और आयंस का एक्सचेंज किस तरह से हुआ है ये भी यहां पर हमने समझ लिया है। इसके बाद एक चीज और समझनी होगी हमें यहां से। Na2SO4 ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। इसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे AQ आएगा। जो भी फिजिकल स्टेट है वो यहां पर लिखी जाती है लेकिन जगह कम है इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। इसी तरह से BaCl ये भी हमारा होता है एक्वस सॉल्यूशन। इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। ये सॉलिड होता है और सॉलिड किस तरह से हुआ है ये भी एक्सप्लेन आपके लिए करूंगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर। इसके साथ ही हमें मिलता है NaCl, ये हमारा एक्वस होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि लिक्विड में है ये दोनों सब्सटेंसेस हमारे। इन दोनों के रिएक्शन से हमें सॉलिड मिला है। तो ये सॉलिड किस तरह से मिला है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। इन्हीं का लिंक आपको उस एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वीडियो का टाइटल होगा डबल डिस्प्लेसमेंट प्रिसिपिटेट रिएक्शन। देख लेना, प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। वापस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहां पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन से एक सॉलिड बन जाता है एक्वस के अंदर ही, और NaCl हमारा एक्वस ही रहता है। सो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है जहां पर एक्वस से हमें कोई सॉलिड मिल जाए या फिर लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड हमें मिल जाए प्रोडक्ट में। सिंपल वर्ड्स में एक्वस सॉल्यूशन से या फिर लिक्विड सॉल्यूशन से हमें कोई प्रोडक्ट में सॉलिड मिल जाए तो इसे कहा जाता है प्रिसिपिटेट। और ये प्रिसिपिटेट होता क्या है यहां पर हमें दिया गया है, इट इज अ इनसॉल्युबल
इनसोल्यूबल सॉलिड दैट emerges फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे पास दो लिक्विड सॉल्यूशन हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है। जैसे यहाँ पर BaSO4 बना है, ये इन दोनों लिक्विड्स में ही अमर्ज हुआ है, इन दोनों लिक्विड्स से ही बना है। तो इस सब्सटेंस को कहा जाएगा प्रिसिपिटेट। अगर इसको और डिटेल में लेकर जाएं तो यहां पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। सपोज कीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हमने Na2SO4 और BaCl दोनों सब्सटेंसेस को, दोनों कंपाउंड्स को डाल दिया है, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को इसके अंदर डाल दिया है। तो रिएक्शन होगा और रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक सब्सटेंस सॉलिड जो कि सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है, मिक्स नहीं हो रहा है, इस तरह के रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन भी कहा जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यहां पर समझ लिया है एग्जांपल के साथ, और आयंस का एक्सचेंज इसमें कैसे होता है ये भी हमने समझ लिया है। इसके साथ ये भी हमें पता है कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। प्रिसिपिटेट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया है, इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाएगा, उसकी वीडियो देख लेना, इजी क्लियर हो जाएगा। तो इन सभी चीजों के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट। केमिकल रिएक्शंस का नेक्स्ट फिफ्थ टाइप कौन सा है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस का फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होते हैं दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहले है यहां पर ऑक्सीडेशन, इसमें दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। सिंपल वर्ड्स में किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी, जुड़ेगी तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन ही होगा। एग्जाम्पल लेंगे लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं रिडक्शन के बारे में। इसमें दिया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना, हटना रिडक्शन कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सब्सटेंस से हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको भी रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास यहां पर है Cu यानी कि कॉपर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में मिलता है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। यहां पर हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। कॉपर है, यहां पे आके बन गया कॉपर ऑक्साइड। अकेला कॉपर था, इधर आने पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है गाइज, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस कॉपर का रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुई है तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन अगर हटती तो रिडक्शन हो जाता। बिल्कुल सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो हमें मिलता है कॉपर प्लस में H2O यानी कि वाटर। फिर से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देखो कॉपर ऑक्साइड है, इधर हमें क्या मिला, कॉपर। यहां पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहां से ऑक्सीजन हट गई है, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर लिख देता हूं इसके ऊपर रिडक्शन। ऑक्सीजन हटी है तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा एक पॉइंट और नोटिस यहां पर करो, हाइड्रोजन है, इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन था, यहां पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लिखता हूं यहां पर, बिल्कुल आसान हो गया। CuO से Cu हो गया, ऑक्सीजन हट गई तो ये रिडक्शन हो गया। H2 से H2O हो गया, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। इस रिएक्शन में आपने नोटिस किया ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो दोनों चीजें अगर होंगी तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए तो ये नाम होगा रिएक्शन का। या फिर इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहा जा सकता है। एग्जाम में कई बार आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर इसका एग्जांपल भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। रेडॉक्स रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली वीडियो में। इस पेज पर हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया, रिडक्शन समझ लिया, एग्जाम्पल देख लिया। इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन भी हमने यहां पर समझ लिया है। तो केमिकल रिएक्शंस का फिफ्थ टाइप हो जाता है कंप्लीट। केमिकल रिएक्शंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, सभी को हमने एक एक करके समझ लिया है एग्जाम्पल्स के साथ। अब चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन काफी अफेक्ट करता है। किस किस तरह से अफेक्ट करता है एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कोरोजन। इसमें दिया है व्हेन मेटल एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल, हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरड। जब कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर, वाटर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है कुछ समय तक, तो उस पे एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। जो भी मेटल की सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे मेटल वीक हो जाता है और इसी को कहा जाता है कोरोजन या फिर मेटल कोरड हो गया है। इसका एग्जांपल लेंगे तो अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। सबसे फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। आयरन इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपने नोटिस किया होगा कि आयरन कुछ दिन ऐसे ही रखा रहेगा तो उसके सरफेस पे एक ब्राउन लेयर बननी शुरू हो जाती है और वो ब्राउन लेयर क्या होती है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। वो ब्राउन आयरन ऑक्साइड आयरन को वीक कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पॉइंट में है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है। सिल्वर को काफी दिनों तक अगर हम रखा रहने देंगे तो उस पे एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है जिससे सिल्वर वीक हो जाता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। इसलिए जो भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह होती है उनकी सर्विसेज कराई जाती है। उनको शाइनी करने के लिए ज्वेलरी वाले के पास लेके जाते हैं, वो उनको साफ करके देता है। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पॉइंट में दिया है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। हमारा कॉपर मेटल होता है, इस पे एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है। कॉपर को कुछ दिन रखे रहने दो या फिर कॉपर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो 2 से 3 दिन बाद आप देखोगे कॉपर पे एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर बनने लगी है। वो ग्रीन लेयर कॉपर को वीक कर देती है। कॉपर का सरफेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। धीरे धीरे वो कॉपर को वीक कर देती है। हमारी इस छोटी सी दुनिया में बहुत सारी चीजें मेटल से बनी है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए मेटल्स का यूज किया जाता है, गाड़ियां मेटल से बनी होती हैं, पुल मेटल से बने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो मेटल से बने होते हैं या फिर उनमें मेटल का यूज होता है। आयरन का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कोई भी मेटल से बनी हुई चीज है, कोई भी मेटल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसको हमें बचाना है, उसका ऑक्सीडेशन होने से रोकना है। और ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए यहां पर है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। इसमें दिया है कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, एलॉइंग मेटल्स। जो भी मेटल्स हैं उनको बचाया जा सकता है, उन पे पेंट किया जा सकता है। जैसे जो भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, आयरन की हमारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, उन पे पेंट किया जाता है। अगर हम उन पे पेंट कर देंगे तो जो भी आयरन की सरफेस है वो पेंट से कवर हो जाएगी और ऑक्सीजन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। पेंटिंग के अलावा ग्रीसिंग अगर करेंगे तो सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ग्रीस अप्लाई करेंगे तो एयर उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, ऑक्सीजन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है किसी भी मेटल पे। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है। क्रोम की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है मेटल पर, जिससे मेटल काफी शाइनी दिखता है और वो उसको प्रिवेंट भी करती है कोरोजन से। बिल्कुल इसी तरह से मेटल्स के अलॉय बनाए जाते हैं। मेटल में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। जैसे आयरन और कार्बन दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बनता है स्टील। आयरन तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन स्टील की लाइफ बहुत ज्यादा होती है आयरन से कंपेयर करेंगे तो। इसी प्रोसेस से कई सारे अलग अलग तरह के अलॉयज बनाए जाते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाती हैं जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। कोई भी मेटल है, अगर हम उस मेटल को ज्यादा टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो उसे कोरोजन से बचाना होगा, उसको ऑक्सीडेशन के कॉन्टेक्ट में आने से रोकना होगा। और उसके रोकने के कौन कौन से मेथड हैं यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं, तो कोरोजन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के और भी कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है नेक्स्ट वाले पेज पर देखेंगे। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का सेकंड इफेक्ट है रेंसिडिटी। ये हमारे खाने से रिलेटेड है तो ध्यान से समझ लेना। रेंसिडिटी में दिया है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं उसमें दो चीजें तो होती ही हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। अगर ये फैट्स एंड ऑयल एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो इनके साथ रिएक्शन कर लेगी। इसी प्रोसेस को कहा जाता
जाता है रेंसिडिटी। जो भी फैट और ऑयल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन, इसको कहेंगे रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी होने पर होगा क्या, जो भी हमारा खाना है उसकी स्मेल बैड हो जाएगी, उसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा, सुबह बनाया हुआ खाना जो हम सुबह खा लेते हैं उसमें से अगर कुछ खाना बच जाए, अगर उस खाने को हम शाम को या फिर रात को जब टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। जो भी हमारा फूड है उसको रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। जो भी हमारा खाना है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देना। कुछ हमारे ऐसे फूड होते हैं जिनको लंबे समय तक हमें रखना होता है, तो ऐसे फूड को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके। जो भी हमारे फूड है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देंगे तो खाना काफी दिनों तक चलेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जनरली कौन कौन से यूज होते हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बचे हुए 3 पॉइंट भी समझ लो। सेकंड पॉइंट है कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखेंगे तो वो काफी समय तक ठीक रहता है, क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी स्लो हो जाता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट में है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जहां पर खाना बनता है यानी कि किचन, रसोई, वहां पर बहुत सारे एयर टाइट कंटेनर्स का यूज किया जाता है। ऐसे डब्बे जिनका ढक्कन बंद कर देने पर बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती, तो उन एयर टाइट कंटेनर का यूज भी रेंसिडिटी से फूड को बचाना ही होता है। अगर एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखेंगे तो जो भी बाहर की हवा है वो अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर वाली जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीडाइज कर देगी, लेकिन ज्यादा ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हमारा फूड है वो काफी दिनों तक सेफ रहेगा एयर टाइट कंटेनर के अंदर। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है हमारा पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। हम पापा से 10 रुपए लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, वहां से लेते हैं एक चिप्स का पैकेट, उसको खोल के देखते हैं तो उसमें थोड़े से चिप्स होते हैं, बाकी हवा होती है। ऐसा कहा जाता है कि वो हवा है इसमें, ऐसी शिकायत रहती है हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं, जो चिप्स होते हैं उसके अलावा हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है, किसी भी सब्सटेंस के साथ वो रिएक्ट नहीं करती है और ऑक्सीडेशन से बचाती है। फूड को अगर नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो फूड कई दिनों तक, महीनों तक चलेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा वो। चारों पॉइंट समझ लिए। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। जनरली कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, तो 2 यहां पर हैं, BHA यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और BHT यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जानना चाहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं जिनको हम फूड में यूज करते हैं। तो ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए। हमारे फूड से रिलेटेड, हमारे पेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था ये रेंसिडिटी, जिसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में, लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, उसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस से है। 2 टाइप के केमिकल रिएक्शंस और समझेंगे जिसमें टेम्परेचर मैटर करता है। सो सबसे पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दिया है इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट भी रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बने ही, साथ में हमें हीट भी मिल जाए, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ जाओगे। एग्जांपल यहां पर है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है गाइस, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में हमें मिलता है CO2। कार्बन को जब बर्न किया जाता है यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन ही वो गैस है जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें CO2 तो मिलता ही है, लेकिन जब कार्बन को बर्न करते हैं तो हीट भी जनरेट होती है, हीट भी रिलीज होती है इस CO2 बनने के साथ साथ। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा जिसमें हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिल जाए तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं,
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर बर्न करेंगे तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि बर्न करने पर क्या होगा, हीट उसमें से रिलीज होगी। चलो इसकी केमिकल इक्वेशन भी आपके लिए लिख देता हूं। नेचुरल गैस होती है गाइस CH4, इसे कहा जाता है मीथेन। अगर हम इसको बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ऑक्सीजन, यानी कि नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने पर क्या होगा, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा CO2 प्लस में H2O। नेचुरल गैस को बर्न करेंगे यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमें मिलेगा। इसके साथ साथ हमें हीट भी तो मिलेगी। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बने, हीट रिलीज हो, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट मस्त बात आपको बताता हूं, जो भी यहां पर H2O है ये हमारा G लिखा जाएगा, यहां पर ये गैस की फॉर्म में होगा। CH4 गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, H2O वाटर होता है और वाटर यहां पर गैसियस फॉर्म में है। वाटर की ये गैसियस स्टेट होगी। वाटर की गैसियस स्टेट क्या होती है, वेपर्स गाइस। वाटर की सॉलिड स्टेट होती है, आइस वाटर की लिक्विड स्टेट होती है, पानी जिसे हम पीते हैं, और वाटर की गैसियस स्टेट होती है वेपर। यानी कि इस रिएक्शन में जो हमें वाटर मिलेगा वो वेपर्स में मिलेगा, वो गैसियस स्टेट में होगा। अगर इस तरह की किसी इक्वेशन को आप देखते हैं जिसमें H2O के साथ में उसकी स्टेट गैसियस लिखी गई हो तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझ जाना है कि वो वेपर की फॉर्म में है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट भी रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ। एग्जाम्पल भी हमने यहां पर समझ लिए हैं। केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर से ही रिलेटेड एक रिएक्शन और होता है जिसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दिया है इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, H2O हमारा ये वाटर है, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। सो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़े, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़े या फिर सनलाइट की एनर्जी हमें उसे देनी पड़े तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। हमने इस रिएक्शन में H2O को इलेक्ट्रिसिटी दी है तो इस एरो के ऊपर मेंशन भी करना होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। हमारे पास है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे, हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है CaO प्लस में CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, एनर्जी दी तो वो डिकम्पोज हो जाता है दो प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ी, तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जा सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हमें हीट मिले तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी देनी पड़े तो